अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है यूके और यूरोप के कंपैरिजन के बारे में, स्टडी वीज़ा का। तो ये चूँकि मुझसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट में पूछा था कि आपका बेसिकली क्या ओपिनियन है। तो हर बंदे का ओपिनियन और ये चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन मैं बेसिकली फैक्ट्स और एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ों को कंपेयर करूँगा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही फॉलोअर्स हैं तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हो कि इस वीडियो में जो शायद मैं कुछ चीज़ें बेहतर एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में रेफ़र कर सकते हो, या मेरा ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल जो लिखे हुए हैं वहाँ पे डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हो। तो जी, कंपेयर करते हैं। बेसिकली अगर आप स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप यूके को कंसीडर करें या यूरोप की किसी कंट्री को कंसीडर करें। मैं स्पेसिफ़िकली यूरोप में अगर बात करूं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने यहाँ पे देखा है, तो उसमें जो ऑप्शंस है फ्रांस हो गया, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आपके फिनलैंड हो गया। तो ये कुछ मेन कंट्रीज़ हैं जिसके कंपैरिजन में मैं बात करूँगा एज़ कंपेयर टू यूके का। तो चलते हैं पहले कॉस्ट के ऊपर। ज़ाहिर बात है, जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो तो सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं, जैसे आपकी फ़ीस हो गई। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन और प्रोसेस की बात आ जाती है, और आपके बाकी बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट का जो प्रोसीजर है नॉर्मली कुछ कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, तो उनको बेसिकली कंपेयर करते हैं। तो अगर आप जा रहे हो जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे, डेनमार्क की तरफ, जहाँ पे आपको काफ़ी हैवी फीसेस पे करनी पड़ती है, जैसे नॉर्मल अगर बात की जाए पब्लिक यूनिवर्सिटी में, अगर आपका फ्रांस में एडमिशन नहीं है, किसी प्राइवेट में है, तो उनकी काफ़ी फ़ीस आ जाती है। बेल्जियम की फ़ीसेस भी काफ़ी है, तकरीबन दूसरा साल है इन लोगों ने बढ़ा दी है। नीदरलैंड में भी नॉर्मली फ़ीस राउंड अबाउट 10,000 7,000 ये नॉर्मल इन यूरो आ जाती है। जर्मनी में फ़ीसेस नहीं है, लेकिन आपको ब्लॉक अकाउंट अरेंज करना पड़ता है। स्वीडन में राउंड अबाउट ईयरली कॉस्ट अगर देखी जाए तो 12 to 13,000 यूरो आ जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। उसके अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए यूके को, तो यूके की प्रोग्राम कॉस्ट वेरी करती है फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट 7,000 to 8,000 पाउंड आ जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी फीसेस 10,000 पाउंड आ जाती है, और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जिनके 16,000 to 17,000 पाउंड आ जाती है। जैसे फिजियोथेरेपी के मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको अभी अराउंड अबाउट 16,000 to 17,000 पाउंड पर ईयर पे कर रहे हैं। कुछ बिजनेस के काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर बात है, ये नॉर्मली एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इन अ सेंस कॉस्ट में यूरोपियन कंट्रीज़ इनसे अच्छी आ जाती है। और अगर आप स्वीडन प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे 1 साल या 2 फीसेस के बाद अगर आपको कहीं काम मिल जाता है तो बेसिकली आपकी फीसेस एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। सेकेंड फैक्टर हम बात करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग स्टडीज़। तो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग स्टडीज़ ये बेसिकली वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर हम सपोज करें यूके की बात करें, तो ये इसके रेट जो हैं वो सिटी टू सिटी, लेकिन नॉर्मली अभी इनकी मार्केट काफ़ी डिमांड में है, तो स्टूडेंट को इजीली जॉब मिल जाता है, और इवन दो कैश पे भी आपको जॉब मिल जाता है वहाँ पे। बाकी यूरोप की कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो एक बड़ा फैक्टर है जिसको मैं कहता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा बैरियर है, जो कि लैंग्वेज का है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, आपको लैंग्वेज वहाँ पे सीखनी पड़ेगी एक अच्छी जॉब को गेट करने के लिए, और इसके बगैर आपके लिए मार्केट में कुछ कंट्रीज़ में इवन सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। फर्स्ट 6 months to 8 months आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अपने एक्सपेंसेस और फीसेस वगैरह को मैनेज करने के लिए। और अगर आपने नेक्स्ट ईयर की फीसेस पे करनी है तो डेफिनेटली इट्स अ
वेरी मच डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो लैंग्वेज बैरियर हमेशा आपके लिए रहेगा। अगर आप यहाँ पे परमानेंट भी सेटल डाउन होते हैं तो आपको हर कंट्री की पीआर के लिए यहाँ का लैंग्वेज नॉर्मली B2 रिक्वायरमेंट होती है, या प्रोफिशेंट बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती हैं। आइदर इट्स जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, या जो भी यहाँ की अपनी कंट्री है, तो आपको लैंग्वेज का बैरियर बेसिकली क्रॉस करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली आपके 1 से 2 साल ले जाता है अगर आपने उनकी रिक्वायर्ड मतलब जो क्राइटेरिया है उसको मीट करना है। अब थर्ड बात करते हैं सेटलमेंट की, सॉरी फैमिली ऑप्शन वाइल स्टडी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जिनके साथ फैमिलीज़ भी ट्रैवल करेंगी। तो अभी यूके के लिए पहले थोड़े से डिफ़िकल्टी थी सिचुएशन ड्यूरिंग स्टडीज़, लेकिन ये पिछले साल से इन लोगों ने, अगर आप मास्टर या उस हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो आपके साथ फैमिली भी एट द सेम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप फुल टाइम के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन वो फुल टाइम के लिए एलिजिबल हैं तो ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। पोस्ट स्टडी ज़ाहिर बात है स्टडीज़ के बाद आपको भी 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो फैमिलीज़ ऑलरेडी आपकी फैमिली ऑलरेडी काम कर रही होंगे और उनकी टैक्स के रिक्वायरमेंट मीट करना इजीली हो जाता है, क्योंकि 1-2 साल आपकी स्टडीज़ का और 2 साल आपको बाद में मिल जाते हैं, तो 3 ईयर आप इजीली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट कर सकते हो। बाकी अगर बाकी कंट्रीज़ की बात की जाए फैमिलीज़ की, तो बेल्जियम मास्टर स्टडीज़ के लिए आपको फैमिली अलाउ नहीं करता, फ्रांस में भी PhD के लिए अलाउ हो जाता है, जर्मनी में भी सेम यही सिचुएशन है, लेकिन ज़ाहिर बात है आपको डबल ब्लॉक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। लेकिन मैंने जो मेरा अपना रिसर्च है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। डेनमार्क और स्वीडन में आपके साथ फैमिली ट्रैवल कर सकती है, ये इशू नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्री टू कंट्री रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यूके अभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए काफ़ी रिलैक्स्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अब वर्क परमिट ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है। जैसे शुरू करते हैं फ्रांस से, तो फ्रांस में पोस्ट स्टडी ऐसे कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग PhD की तरफ मूव कर जाते हैं, या अगर उनका IT से बैकग्राउंड है तो उनको जॉब मिल जाती हैं। बेल्जियम में अगर आ जाएं तो वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पिछले साल से इन लोगों ने ओपन किया हुआ है, उससे पहले था भी नहीं। तो आपको स्टडीज़ के बाद वापस जाना पड़ता या फिर दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना पड़ता। नीदरलैंड का 1 ईयर का पोस्ट स्टडी ऑप्शन है, आपको नॉर्मली जॉब मिल जाती है अगर आपकी स्टडीज़ वहाँ की है, या इवन दो आप ओरिएंटेशन वीज़ा पे भी कहीं से जाते हो, क्योंकि उनकी मार्केट काफ़ी डिमांड में है। उसके बाद जर्मनी की अगर बात की जाए तो जर्मनी बेसिकली प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की और ऑलरेडी बहुत डिमांड है, लेकिन आपको लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। इवन दो इंजीनियरिंग वालों को पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से बैठे बैठे भी जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है, तो ज़ाहिर बात है डिमांड है वहाँ पे। तो ये चीज़ अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो वहाँ पे आप कम कॉस्ट में जर्मनी मूव कर सकते हो, अगर आप सर्टेन एक्सपीरियंस आइल्स का क्राइटेरिया मीट करके जॉब सर्च वीज़ा पे चले जाते हो। लेकिन एक चीज़ जहन में अपने रखनी है, यू हैव टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन जर्मन टू सिक्योर अ बेटर जॉब ओवर देयर एंड एक्सटेंड योर रेजिडेंस परमिट, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर बगैर लैंग्वेज के आप जाते हो कुछ फील्ड्स में, जैसे IT है तो उसमें ज़ाहिर बात है आपको नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जो भी फील्ड है उसमें आपको लैंग्वेज बेसिकली क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क परमिट ऑप्शंस के, तो वो स्वीडन में सबसे इजी है। यूरोप में आप कोई भी जॉब सिक्योर करो अराउंड अबाउट 14,000 to 15,000 स्वीडिश क्रोने के, उसके बाद आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यही बात करें बाकी कंट्रीज़ की, जर्मनी में भी अगर आप हाई स्किल्ड हैं तो आपको बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा भी मिलता है, तो जिसमें आपके चांसेस काफ़ी होते हैं। नीदरलैंड में भी यही ऑप्शन है। अब चूंकि इसके कंपैरिजन में अगर बात करूं यूके की मार्केट की, तो यूके का मार्केट अभी ब्रेक्जिट के बाद काफ़ी इन डिमांड है, जो कि अभी 1-2 साल तक काफ़ी सारी चीज़ें और चेंजेस हमारे सामने आएंगी, क्योंकि अभी ब्रेक्जिट के बाद चूंकि यूरोपियन वहाँ फ्रीली जॉब नहीं कर सकते, तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस है वहाँ पे सेटलमेंट के, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो टेम्प्रेरी पोजीशंस थी अब वो परमानेंट में बेसिकली फिल आउट हो जाएंगी।
अब अगर बात करें वो उन लोगों की जिनके साथ बच्चों ने बेसिकली ट्रैवल करना है, तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, जैसे जर्मनी हो गया आपका, स्वीडन हो गया, फिनलैंड, नॉर्वे। तो ये कंट्रीज़ में ज़ाहिर बात है आपके साथ बच्चे फ्री हो जाते हैं, उनके लिए हेल्थ और ये चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं। सेम कंपेयर टू यूके थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि आपको फीसेस वगैरह पे करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिकली जो मैंने हाईलाइट की, जिसमें कॉस्ट, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, लैंग्वेज, फैमिली और वर्क परमिट प्रोसेस, और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग स्टडीज, सेटलमेंट, आप वहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी पड़ती है, और अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये चीज़ें बेसिकली आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ें एक्स्ट्रा बेसिकली चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप वीडियो पे कमेंट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड बाकी मेरी कोशिश होगी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों को इसका जवाब दे दिया जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू व्यूअर्स के लिए, और जो पुराने हैं वो बाकी उनके लिए नई वीडियोस आती रहेंगी। स्पेशली पीएचडी के लिए मैं भी कुछ दिनों में वीडियोस अपलोड करूँगा, और कनाडा और इनके रिगार्डिंग भी मेरे जो वहाँ पे दोस्त हैं वो भी बेसिकली मेरे साथ इन टच हैं, तो उनके थ्रू मैं बेसिकली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।